From today onwards, we will discuss about the optics refraction and instrument for this ICU एग्जाम। ठीक है, तो इन दिस आईसीयू एग्जाम प्रिपरेशन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आईसीयू एग्जाम के लिए हमारा माइंड सेट क्या होना चाहिए। ठीक है, तो माइंड सेट आपने जो एग्जाम जो पेपर है आईसीयू एग्जाम का ऑप्टिक्स का वो एनालिसिस जब करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो क्वेश्चंस हैं टोटल 60 क्वेश्चंस आते हैं इसमें आईसीयू एग्जाम में। ठीक है, जिसमें से ऑप्टिक्स के क्वेश्चन 30 होते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन जो ऑप्टिक्स के आते हैं थोड़े बहुत वेरी करते हैं, एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो होंगे 30 क्वेश्चन होंगे ऑप्टिक्स के। रिफ्रैक्शन के क्वेश्चन होंगे 20 के आसपास, अराउंड 20 क्वेश्चन इसके होंगे रिफ्रैक्शन के। और इंस्ट्रूमेंटेशन के अराउंड 10 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें टोटल 60 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया। तो इसके लिए टोटल टाइम अलॉटेड कितना होता है? 1.5 आवर। ठीक है, 1.5 आवर टोटल अलॉटेड टाइम होता है। लेकिन इसमें एक चीज ये याद रखना आप लोग कि 1.5 आवर में अगर आपको 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो दिस इज ओनली द गेम ऑफ टाइम। टाइम का पूरा गेम है इसमें। तो हमने करना क्या है, जो भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उसको क्विक थिंकिंग आपने डेवलप करनी है कि कैसे इसको क्विकली एग्जाम में सोचा जाए। ठीक है, तो अब देखो एग्जाम में माइंडसेट आप लोगों का क्या होना चाहिए। अगर 1.5 आवर आपको मिले 60 क्वेश्चंस के लिए, तो यानी हाफ आवर में आपको कितने क्वेश्चन करने? 20 क्वेश्चन। एवरी हाफ आवर में आपने 20 क्वेश्चन करने भी हैं और उसके साथ साथ उसको मार्क भी करना है। ठीक है, ओएमआर शीट में मार्क भी करना है। विद इन हाफ आवर में आपने 20 क्वेश्चंस करने हैं और उसको मार्क भी करना है उसमें ओएमआर शीट में। ठीक है, तो ये हमारा माइंडसेट होगा कि इसमें हाफ आवर में आपने कैसे 60 क्वेश्चंस 1.5 आवर में अटेम्प्ट करने हैं। तो देखो 30 क्वेश्चन ऑप्टिक्स के कौन कौन से आएंगे दैट विल डिस्कस। जैसे जैसे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे ऑप्टिक रिफ्रैक्शन इंस्ट्रूमेंट को, वैसे वैसे हमने देखना है कि ऑप्टिक्स में क्या क्या आता है, रिफ्रैक्शन में क्या क्या आता है और इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या आता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स में से पूछते हैं एवरीडे बेसिस पे कि क्या शेड्यूल क्या होगा, इस ये जो क्लासेस मैं लूंगा ऑप्टिक्स रिफ्रैक्शन इंस्ट्रूमेंट की, उसका एक्चुअल में शेड्यूल क्या होगा। ठीक है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है मेरे से। तो दैट विल डिस्कस टुडे, हम आज ये डिस्कस करेंगे। तो देखो टोटली हम बेसिकली किससे डिस्कस करेंगे, बेसिकली विल डिस्कस फ्रॉम दिस एल किंगटन आईसीओ बुक। ठीक है, तो देखो उसको डिस्कस करने का, उसको रीड करने का तरीका एकदम डिफरेंट तरीके से आपने रीड करना है। कैसे रीड करेंगे, कैसे एमसीक्यू आपने सॉल्व करने हैं और कैसे अपना माइंडसेट बनाना है अकॉर्डिंग टू द आईसीओ एग्जाम, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें ये पता है कि हमारे पास कितना टाइम है अभी। टोटल हमारे पास चैप्टर्स जो है, टोटल यूनिट्स या चैप्टर्स हम देखें तो 17 चैप्टर्स है। ठीक है, और अगर हमारे पास मैं अभी टाइम कैलकुलेट करूं आपके साथ यहाँ पे, तो टोटल टाइम जो हमारे पास है अगस्त में, मैक्सिमम टाइम हमारे पास कितना बचा है अगस्त में? 3 वीक्स बचे हैं अभी। 3 वीक्स अगस्त में है। उसके बाद सितंबर में अगर हम देखें तो 4 वीक्स सितंबर में है, 4 वीक्स। उसके बाद अक्टूबर में 29 अक्टूबर को एग्जाम है, 29 अक्टूबर को एग्जाम है। तो 2 वीक्स हम अक्टूबर में ले लेते हैं क्योंकि उसके बाद फिर आपने रिवीजन के लिए पूरा टाइम देना है। 2 वीक्स अक्टूबर में देने हैं, तो यानी टोटल हमारे पास अभी जो टाइम है वो है 4 7 to 9 वीक्स हमारे पास अभी तक है। ठीक है, अब हमने ये 17 चैप्टर 9 वीक्स में कवर करने हैं और उसको फर्दर जो 2 वीक्स आपको मिलेंगे उसमें आपने रिवाइज करना है इसको। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास 17 चैप्टर हैं। हम अगर 2 चैप्टर पर वीक करते हैं, 2 चैप्टर अगर 2 यूनिट्स या 2 चैप्टर हम पर वीक करते हैं तो हमारा लगभग 9 वीक्स में ओवरऑल सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, सारी यूनिट्स कवर हो जाएंगी। कब तक? अप टू 15 ऑफ अक्टूबर। 15 ऑफ अक्टूबर तक हमारा पूरा सिलेबस ऑप्टिक्स का खत्म हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये तो शेड्यूल हो गया इसका। ओवरऑल शेड्यूल मैंने आप लोगों को बता दिया कि हमने 15th, हमारा टारगेट जो है वो 15 अक्टूबर तक पूरा ऑप्टिक्स कवर करने का है। तो हम क्या करेंगे, एवरी वीक विल कवर 2 यूनिट्स ऑफ दिस एल्किंगटन बुक की। 2 यूनिट हम पर वीक कवर करेंगे, पर वीक हमने 2 यूनिट कवर करनी है। तो हमारा 15 अक्टूबर तक पूरा सिलेबस जो है वो खत्म हो जाएगा। पूरा सिलेबस 15 अक्टूबर तक खत्म हो जाएगा। अब देखो ये तो ओवरऑल स्ट्रेटजी होगी कि हमने करना कैसे है, 15 अक्टूबर तक इसको खत्म कैसे करना है। अब डेली क्लास का शेड्यूल क्या होगा, कैसे हमने डेली क्लास को रीड करना है, कैसे उसको अप्रोच करना है आईसीयू एग्जाम की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग। तो देखो मोस्टली हर क्लास में आई वांट टू फिनिश
एक या दो क्लास, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आई वांट टू फिनिश एवरी चैप्टर इन वन क्लास। अगर टाइम लगता है तो टू क्लास भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जितना आपको समझ आएगा, जितना होमवर्क आप कर पाएंगे, उतना ही हम डिस्कस करेंगे एक क्लास में। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम आई वांट टू फिनिश इट इन वन क्लास। अगर नहीं, अगर ज्यादा से ज्यादा टाइम लगता है तो टू क्लास में पर चैप्टर हम क्या करेंगे, फिनिश करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो भी लेक्चर होगा, हर लेक्चर से पहले आई विल गिव यू सम दिस होम टास्क, ठीक है। होम डेली होम टास्क आपको मिलेगा, होमवर्क मिलेगा, होम टास्क वो आपने फिनिश करके आना है, ठीक है। जैसे मैंने ऑप्टिक्स के थ्योरी लेक्चर लिए हुए हैं, तो उसको मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। जैसे कलर विजन मैंने आज घर के लिए टास्क दिया था कि आज का टास्क है कलर विजन आपने फिनिश करना है, तो मैं उसको डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ पे क्या क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एस आईसीयू से रिलेटेड, और क्लिनिकल रिलेशन जो हो सकता है ऑप्टिक्स का, वो हम क्लिनिकली रिलेशन यहाँ पे देखेंगे क्लासेस में, ठीक है। तो होमवर्क मैं दूंगा प्रीवियस टू द क्लास, हर क्लास से पहले होमवर्क आपको मिलेगा। जो भी मेरे थ्योरी लेक्चर जो मैंने अपलोड किए हुए हैं उसमें ऐप में, वो आपने फिनिश करने हैं। मैं उसको बता दूंगा आपने कौन कौन सा लेक्चर कब फिनिश करना है, ठीक है। अब ईच लेक्चर, हम लेक्चर में क्या करेंगे दैट आई विल डिस्कस विद यू। हम हर लेक्चर के अंदर, मैंने बताया आप लोगों को जो डिटेल में मैं बता चुका हूँ, जिस थ्योरी एग्जाम के लिए, ठीक है, जो लेक्चर मैंने ऑलरेडी लिए हुए हैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा, वो आपने देख के आना है, उसको कंप्लीट करके आना है। मेनली हम इस हर लेक्चर में क्या करेंगे, क्लिनिकल एक्सपेक्ट जो आईसीयू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दैट इज द क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस, क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ द ऑप्टिक्स। ये ऑप्टिक्स का जो भी क्लिनिकल एक्सपेक्ट होगा किसके अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू द आईसीयू एग्जाम, आईसीयू एफआईसीयू एग्जाम के अकॉर्डिंग जो भी क्लिनिकल ऑप्टिक्स होगा वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो भी हमने क्लिनिकल डिस्कस किया पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, फॉलोड बाय द एमसीक्यू, एमसीक्यू हम उसको डिस्कस करेंगे। मैं एमसीक्यू यहाँ पे क्लिनिकल एस्पेक्ट से जो भी थियोरेटिकल पार्ट होगा वो डिस्कस करूंगा, देन आई विल शो यू द एमसीक्यू, देन डिस्कशन विल बी गोइंग ऑन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, डिस्कशन होगा उससे रिलेटेड, जो भी मैंने बताया होगा, फिर उसको हम देखेंगे कि आप उसको सही से अप्लाई कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्लास के बाद क्या होगा, आई विल गिव यू द असाइनमेंट, होम असाइनमेंट आई विल गिव यू। वो हम होम असाइनमेंट आपने कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करने के बाद इस होम असाइनमेंट को विल डिस्कस इन दी ग्रुप, ठीक है। या इधर इन दी व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस करेंगे, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा शेड्यूल होगा फॉर ईच एंड एवरी क्लास टू फिनिश आवर सिलेबस अकॉर्डिंग टू द आईसीयू एग्जाम टिल 15th ऑफ अक्टूबर। हमारा टारगेट है मैन 15th ऑफ अक्टूबर, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी का कोई डाउट हो देन यू कैन आस्क। इज देयर एनी डाउट अप टू दिस? इज देयर एनी डाउट related to schedule, related to each class, related to finishing of our syllabus? Is there any doubt up to this, Ravish, Pritika, Priya? Is there any doubt up to this, Supriya, Vaisali? नो सर। नहीं, तो अब देखो हम आगे चलते हैं। हम थोड़ा बहुत डिस्कशन आज भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा इंट्रोडक्टरी क्लास है। हम फर्स्ट चैप्टर से हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम द एल्किंगटन। तो पहला चैप्टर अगर हम देखेंगे एल्किंगटन में, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट एंड विजुअल फंक्शन, ठीक है। तो देखो चैप्टर वही रहते हैं, लेकिन समझने का, उसको अंडरस्टैंड करने का तरीका अलग अलग होता है हर किसी का। तो वो तरीका हम यहाँ पे देखेंगे, और उसको कैसे क्लिनिकली को रिलेट करना है वो हम देखेंगे यहाँ पे मेनली आईसीयू क्लासेस में, ठीक है। मेन जो इसकी खासियत है आईसीयू एग्जाम की, वो यही है कि आपने खुराना भी पढ़ेंगे ऑप्टिक्स की, और आईसीयू एग्जाम के एल्किंगटन भी पढ़ेंगे, और लेक्चर भी देखेंगे। तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा, जो खुराना है दैट इज नॉट टोटली रिलेटेड टू द क्लिनिकल ऑप्टिक्स, ठीक है। जबकि यहाँ पे आईसीयू एग्जाम में और जो आपकी एल्किंगटन है, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर क्लिनिकल ऑप्टिक्स, जो आप क्लिनिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो उसको कैसे अप्लाई करना है दैट विल डिस्कस हियर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने इसमें समझना है प्रॉपर्टी ऑफ लाइट एंड विजुअल फंक्शन में, कि जो लाइट है वो लाइट क्या है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे, और ये कैसे रिलेटेड है हमारी आई और विजुअल फंक्शन से, ठीक है। तो देखो हमारे एनवायरनमेंट में कितने टाइप की एनर्जी होती है, कोई मुझे बताएगा, हाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी आर देयर इन द एनवायरनमेंट और ऑन द अर्थ, कितने टाइप की एनर्जी हो सकती है? एनीबडी, कोई बताएगा कितने टाइप की एनर्जी एग्जिस्ट करती है एनवायरनमेंट में? देर आर मल्टीपल टाइप ऑफ एनर्जी यू कैन सी इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। मे बी मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है, केमिकल एनर्जी हो सकती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है। लेकिन ये सारी एनर्जी हमारी जो विजुअल फंक्शन है उसको अफेक्ट नहीं करते हैं।
डायरेक्टली इनडायरेक्टली कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं करते हैं। लेकिन लाइट एक ऐसी एनर्जी है जो हमारे विजुअल फंक्शन पे डायरेक्टली इफेक्ट करती है, डायरेक्टली इफेक्ट करती है और इनडायरेक्टली भी इफेक्ट करती है। कैसे करती है, दैट आई विल डिस्कस इन फर्दर डिस्कशन। ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तरह से ये इफेक्ट करती है। ठीक है, तो लाइट क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। ये कौन सी एनर्जी है जिसके लिए हमारी आई, ह्यूमन आई जो है सेंसिटिव है। इसके लिए इतना सेंसिटिव, हालांकि ये इनडायरेक्टली तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, लेकिन डायरेक्टली विजुअल फंक्शन के लिए जो सेंसिटिविटी की मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लाइट एनर्जी। ठीक है, तो इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी फॉर विच द ह्यूमन आई इज वेरी वेरी सेंसिटिव। ठीक है, ह्यूमन आई इज वेरी वेरी सेंसिटिव, आई इज सेंसिटिव। ठीक है, और मैं किस टर्म में आपको ये सेंसिटिविटी की बात कर रहा हूँ, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द विजुअल फंक्शन। ठीक है, हालांकि केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक सबके लिए सेंसिटिव है, ऐसा नहीं है इनके लिए सेंसिटिव नहीं है, बट मैं इन टर्म ऑफ विजुअल फंक्शन की बात कर रहा हूँ, विजुअल फंक्शन के टर्म में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक ऐसी एनर्जी है जिसके लिए हमारी आई जो है विजुअल फंक्शन के लिए सेंसिटिव होती है। ठीक है, अब देखो, ये जो लाइट है, मैंने बताया आप लोगों को, केवल लाइट ही एक ऐसी एनर्जी नहीं है जो क्या करती है, विजुअल फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जबकि लाइट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो भी हमारे विजुअल फंक्शन को अफेक्ट करती है। ठीक है, अब मुझे कोई बताएगा व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट विच कैन अफेक्ट आवर विजन, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ विजुअल प्रॉपर्टीज, विजुअल फंक्शन। कोई मुझे बताएगा क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है लाइट की विच कैन अफेक्ट आवर विजुअल फंक्शन? एनीबडी? क्या क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो सकती हैं लाइट की, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट विच कैन अफेक्ट आवर विजुअल फंक्शन? Reflection, refraction. वेरी गुड, जो इंटरफेरेंस हम देखेंगे, इंटरफेरेंस फिनोमिना है, इंटरफेरेंस फिनोमिना है, देट कैन अफेक्ट आवर आई आई विजुअल फंक्शन। ठीक है, उसके अलावा डिफ्रैक्शन जो अभी बताया किसी ने, इट कैन ऑल्सो अफेक्ट आवर विजुअल फंक्शन। अब कैसे ये अफेक्ट करता है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। ठीक है, धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पोलराइजेशन कैन ऑल्सो अफेक्ट आवर विजुअल फंक्शन। अब कैसे अफेक्ट करता है, दैट विल सी। ठीक है, ये हमारी एक पजल है जिसको हमने सॉल्व करना है कि ये कैसे हमारे विजुअल फंक्शन को अफेक्ट करता है। लेकिन ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं लाइट की, हमने फिजिक्स में भी पढ़ा था 12th क्लास में। इंटरफेरेंस होता है लाइट में, डिफ्रैक्शन होता है, पोलराइजेशन होता है। तो ऑल दीज प्रॉपर डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट कैन अफेक्ट द विजुअल फंक्शन, विजुअल फंक्शन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा केवल लाइट की ही डिफरेंट प्रॉपर्टी विजुअल फंक्शन को अफेक्ट नहीं करती हैं। हमारे जो आई है, आई में जो रेटिना है उसमें डिफरेंट रॉड एंड कोन्स होते हैं। तो डिफरेंट कोन्स की सेंसिटिविटी, फोटो रिसेप्टर की सेंसिटिविटी भी अफेक्ट करती है विजुअल फंक्शन को। ठीक है, अ काइंड ऑफ विजुअल फंक्शन, यानी डिफरेंट सेंसिटिविटी ऑफ फोटो रिसेप्टर भी अफेक्ट करेगा विजुअल फंक्शन को। डिफरेंट सेंसिटिविटी ऑफ फोटो रिसेप्टर कैन ऑल्सो अफेक्ट द विजुअल फंक्शन। अब मुझे बताएगा कोई, डिफरेंट सेंसिटिविटी ऑफ, डिफरेंट सेंसिटिविटी ऑफ फोटो रिसेप्टर कैसे अफेक्ट करेगा विजुअल फंक्शन को? एनीबडी? Rods and cones. वेरी गुड, कोन में अगर हम देखेंगे तो कलर विजन, डिफरेंट टाइप के कलर कोन्स जो होते हैं वो डिफरेंट कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ विजुअल फंक्शन। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखते हैं रिजॉल्विंग पावर, जो विजुअल एक्टिविटी में हम चेक चेक करेंगे, विजुअल एक्टिविटी में रिजॉल्विंग पावर क्रिएट अ ह्यूज रोल, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, रिजॉल्विंग पावर। इसके अलावा जो सेपरेशन है दो कोन्स के बीच में, वो सेपरेशन भी डिपेंड, उस पे भी डिपेंड करता है कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी, कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी। ठीक है, तो ये सारे कोन्स और रोड्स के फंक्शन है जो कि अफेक्ट करते हैं विजुअल फंक्शन को। ठीक है, अब देखो हमने ये डिस्कस किया कि डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट कैन अफेक्ट द विजुअल फंक्शन, डिफरेंट सेंसिटिविटी ऑफ या डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द फोटो रिसेप्टर कैन अफेक्ट द विजुअल फंक्शन। क्या मुझे कोई बताएगा क्या ब्रेन भी कोई विजुअल फंक्शन को कंट्रीब्यूट करता है, किसी एक प्रॉपर्टी, ब्रेन की कोई प्रॉपर्टी कैन अफेक्ट द विजुअल फंक्शन? Yeah. Yes, sir. Yes, sir. कैन ब्रेन इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग Yes, sir. अ काइंड ऑफ दिस विजुअल फंक्शन? Neural inputs. Yeah. हाँ, न्यूरोलॉजिकल वो तो हमें पता है, जो पाथवे है ऑलरेडी वो तो हमें पता है। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक, जैसे मैंने इसमें बताया था, स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रॉपर्टी जो है ब्रेन की दैट कैन अफेक्ट द विजुअल फंक्शन, दैट इज अ स्टीरियोस्कोपिक विजन। इज द Hmm. स्टीरियोस्कोपिक विजन इज द प्रॉपर्टी ऑफ आई और द ब्रेन? It's brain.
इट्स ब्रेन, वेरी गुड। बोथ हाँ आई कैन फ्यूज टुगेदर बाय द ब्रेन ओनली, ठीक है। तो ब्रेन का फंक्शन भी अफेक्ट करता है, स्टीरियोस्कोपिक विजन जो है उस पर अफेक्ट करता है, ठीक है। ब्रेन इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द विजुअल फंक्शन, ठीक है, ये याद रखना है। दे इट कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द ब्रेन कैन ऑल्सो बी कंट्रीब्यूटिंग टू विजुअल फंक्शन, ठीक है। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर द स्टीरियोस्कोपिक विजन, स्टीरियोस्कोपिक विजन, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया हमने डिफरेंट टाइप का लाइट की प्रॉपर्टी, हमारे फोटो रिसेप्टर, इवन ब्रेन का डिफरेंट प्रॉपर्टी हमने देखा जो कि विजुअल फंक्शन को अफेक्ट करता है, ठीक है। अब देखो हम मेनली देखते हैं कि लाइट की जो प्रॉपर्टी है, लाइट की वैसे तो लाइट क्या है इसके लिए डिफरेंट थेरीज आई थी, हमने उसमें नहीं जाना है। फिजिक्स में हमने बहुत पढ़ा था कि क्वांटम थेरी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थेरी है, वेव थेरी है। उसको जो विजुअल फंक्शन से इसका जो रिलेशन है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आर दिस ऑप्टिक्स, ठीक है। तो हमारे पास जो विजुअल फंक्शन से रिलेटेड प्रॉपर्टी है आएगी, दैट इज द दिस लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। तो यहाँ पे दो थेरीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दो थेरीज आर इंपॉर्टेंट हेयर। एक तो थेरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थेरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थेरी, ठीक है, जो बोलती है कि लाइट क्या है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। और दूसरी थ्योरी जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, दैट इज द वेव थ्योरी, ठीक है। जो हमने इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन देखा था, वो सारी वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग होगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो लाइट एक स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, उसको कैसे हमने यहाँ पे विजुअल फंक्शन के लिए यूज करना है, या उसको कैसे समझना है। तो देखो यहाँ पे ओवरऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लाई कहाँ कहाँ करता है, इट कैन लाई बिटवीन, मेनली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ये है, ठीक है। ये किस किस के, माइक्रोवेव और एक्सरेज की, एक्सरे जो है उसके बीच में लाई करता है, ठीक है। तो हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो लाई करता है किस किस के बीच में, एक्सरे और माइक्रो। हालांकि देखो ये पूरा स्पेक्ट्रम में जो भी हमारी वेव्स हैं एग्जिस्ट करती हैं हमारे सराउंडिंग्स में, लेकिन सारी हमने पढ़नी नहीं है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मेनली हमने किस पे फोकस करना है, वी हैव टू फोकस मेनली ऑन द वेव्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजुअल फंक्शन, विजुअल फंक्शन के लिए जो विजुअल फंक्शन को अफेक्ट करे उस पे हमने मेनली फोकस करना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे किस किस के बीच में लाई करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजुअल फंक्शन बिटवीन द एक्सरे एंड द माइक्रोवेव, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने जो याद रखना है कि इन इन वेव्स को क्या बोलते हैं, दिस इज मेनली द ऑप्टिकल रेडिएशन, ये जो कि हमारी आई में विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट आर द ऑप्टिकल रेडिएशन, ठीक है, विच लाइज बिटवीन द 200 नैनोमीटर टू द 1000 नैनोमीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इनको सबको ऑप्टिकल रेडिएशन क्यों बोला गया, क्योंकि अगर हम बायोलॉजिकल रिएक्शन देखें तो लगभग सिमिलर बायोलॉजिकल रिएक्शन होती हैं इन सब रेडिएशन में, बिकॉज सो दैट दे आर क्लासिफाइड इनटू द ऑप्टिकल रेडिएशन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑप्टिकल रेडिएशन में इसीलिए क्लासिफाई किया गया है क्योंकि इनकी इनकी सबकी अगर बायोलॉजिकल रिएक्शन देखें तो दे ऑल हैव द सिमिलर बायोलॉजिकल रिएक्शन, सिमिलर बायोलॉजिकल रिएक्शन, ठीक है। ये सबकी सिमिलर बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है। अब देखो इंपॉर्टेंट ये पूरा नहीं है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लोगों ने ये समझना है कि इसके बीच में क्या क्या लाई करेगा, इसके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसमें क्या क्या आएगा, यूवी रेडिएशन आएगा, विजुअल जो हमारी विजिबल रेडिएशन होती हैं वो आएंगी, इंफ्रारेड रेडिएशन आएंगी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर आईसीयू एग्जाम। अब देखो यहाँ पे आपने याद क्या रखना है आईसीयू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो विजिबल रेडिएशन कौन से स्पेक्ट्रम से लाई करता है, 400 नैनोमीटर से लेके 480 नैनोमीटर तक हमारी विजुअल लाइट होती है, ठीक है। उससे पहले क्या होती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है, उसके बाद क्या होती है, इंफ्रारेड रेडिएशन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे मेन कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट करते हैं, वो क्रिएट करते हैं ऐसे एग्जाम में यूवी रेडिएशन में और इंफ्रारेड रेडिएशन में, ठीक है। मेनली हमें विजिबल लाइट का पता होता है, हम कई बार पढ़ते आ रहे हैं, 11 12 से पढ़ते आ रहे हैं कि विजुअल लाइट, विजिबल जो लाइट है वो लाई करती है बिटवीन द 400 टू 780 नैनोमीटर के बीच में लाई करती है, ठीक है। मेनली प्रॉब्लम आती है इसकी वेवलेंथ में, इसकी वेवलेंथ में, और कौन सी टाइप की, ए बी और सी, तीन टाइप की होती है यूवी रेडिएशन, ए बी और सी, ठीक है। हमने यहाँ पे पैटर्न जानना है, यहाँ पे देखो मैंने आप लोगों को कई बार बोला है कि एमसीक्यू में या कोई भी आप पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं,
ट्राई टू फाइंड आउट द पैटर्न। हर चीज आप रट नहीं सकते हैं, लेकिन एक पैटर्न आपको समझ आ जाता है ना, तो एक एकदम इजी हो जाता है कोई भी चीज को मेमोराइज करना। अभी मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा, देन यू कैन सी कि हाँ कैसे चीजों को कब पैटर्न समझा जाता है। तो देखो यूवी रेडिएशन में भी यूवी ए होता है, बी होता है, सी होता है। अल्ट इंफ्रारेड में भी ए होता है, बी होता है, सी होता है, ठीक है। अब देखो हमारे दिमाग में ये पैटर्न बना है, ए बी सी ए बी सी। अब एग्जाम में, आईसीयू एग्जाम में कैसे खेलेंगे आप लोगों से, वो ऐसे खेलेंगे कि आपके जो ये होती है वेवलेंथ होती है इसकी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑप्टिकल रेडिएशन होती है, वो अल्ट्रा वायलेट से लेके इंफ्रारेड में इंक्रीज करती है वेवलेंथ और डिक्रीज करती है। मुझे बताओ वेवलेंथ पे क्या फर्क आता है अगर मैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से इंफ्रारेड की तरफ जाता हूँ। सीक्वेंस अगर मैं पूछता हूँ तो हाउ दिस वेवलेंथ विल अफेक्ट फ्रॉम अल्ट्रावायलेट टू इंफ्रारेड, कोई It बताएगा? will increase. हम्म, Increase. इंक्रीज करता है, ठीक है। तो वेवलेंथ इंक्रीज करेगी हमेशा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो वेवलेंथ सबसे कम होगी, ये हमको एक पैटर्न पता चल गया। उसके बाद वेवलेंथ इसकी होगी, उसके बाद सबसे ज्यादा वेवलेंथ इसकी होगी, ठीक है। अब देखो इसमें भी क्या करेंगे, वो ट्रिक खेलेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे ए बी सी, किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, ए की, बी की, या सी की? Eight. है, एक। ए की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। हमेशा इसमें कंफ्यूजन करते हैं वो लोग। ये शुरुआत जो है वो ए बी सी से नहीं होती है, मैंने जानबूझ के यहाँ पे ए बी सी लिखा हुआ है। ये मुझे एक्चुअली हटाना चाहिए था, देन यू कैन मेमोराइज इट फॉर अ लॉन्ग टर्म। हमेशा शुरुआत होती है सी बी ए, ऐसे शुरुआत होती है। वेवलेंथ सबसे कम इसकी होती है, फिर इसकी, फिर इसकी, उसके बाद होता है विजिबल रेडिएशन की, उसके बाद इसमें सेम यही सीक्वेंस है इंफ्रारेड में, ए की, फिर बी की, और फिर सी की। ये सीक्वेंस यहाँ पे गड़बड़ होती है, तो सबसे ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे पूछे जाते हैं। ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें ए बी सी में कौन सी सबसे खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, मुझे बताओ। विच इज मोर डेंजरस फॉर द आई, ए बी और सी? एनीबडी? विच इज मोर A. डेंजरस? ये A. सर। इट्स सी। क्यों होता है सी का? क्योंकि इसकी वेवलेंथ जिसकी सबसे कम होती है, एनर्जी उसकी सबसे ज्यादा होती है। और एनर्जी सबसे ज्यादा है तो इसका मतलब डैमेज सबसे ज्यादा करेगा, ठीक है। हमें पता है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सबसे ज्यादा डैमेज करती हैं। सारी रेडिएशंस में जितनी भी रेडिएशन आप देखते हैं, उनमें से सबसे ज्यादा डैमेज अल्ट्रावायलेट करती हैं। लेकिन अल्ट्रावायलेट में भी वो कंपैरिजन करा दे अगर, तो सी सबसे ज्यादा डैमेज करेगा, देन बी, देन ए, उसके बाद फिर इंफ्रारेड, फिर ये विजुअल रेडिएशन, देन इंफ्रारेड रेडिएशन। समझ आ रही है बात? इज इट क्लियर? सर यस। लेकिन जैसे, हम्म। सर जैसे बी और, हाँ, क्या सर हुआ? बी और सी जैसे, बी और सी तो एब्जॉर्ब हो जाती है। नहीं नहीं नहीं, बी वो और एब्जॉर्ब सी। हो जाती है, दैट अच्छा। विल डिस्कस लेटर। मैं यहाँ पे बता अच्छा रहा हूँ क्या ठीक है। क्या इफेक्ट पड़ सकता है एनर्जी। बॉडी बॉडी पे। ठीक है। वो ठीक हम है। यहाँ पे देख रहे हैं, जो कंफ्यूजन हो सकती है वो हम आगे डिस्कस ठीक है। करेंगे, कौन सी एब्जॉर्ब होती है कौन सी नहीं। अभी तक जो बताया है इसमें कुछ कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? यस सर, यस। ठीक है, तो अभी क्लियर है सबको। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है वो हम डिस्कस करते हैं। कि सबसे पहले तो हमने, देखो यहाँ पे अगर आप वेवलेंथ याद करोगे तो यू कैन, इट इट विल बी मोर फ्रूटफुल, बट आपको याद नहीं रहेगा। आपको याद बस करना है विजुअल रेडिएशन की वेवलेंथ होती है 400 से 780 नैनोमीटर। इसके बाद देखो इसकी बढ़ती जा रही है वेवलेंथ। वेवलेंथ देखोगे तो ए बी सी, यहाँ पे वेवलेंथ का ऑर्डर है ये। इंफ्रारेड रेडिएशन में ऑर्डर है ए का, देन बी का, देन सी का, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे उसकी, उससे पहले आता है किसका, विजुअल रेडिएशन का। और उससे पहले आता है, उससे पहले देखो ए बी सी, ये घटते क्रम में। ये सी का सबसे कम है, देन बी का, देन ए का। ये आप लोगों को अगर एग्जैक्ट वेवलेंथ नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, विजुअल लाइट की आपको पता होनी चाहिए, बाकी का सीक्वेंस अगर आपको पता है देन इट्स ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, विच विच ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच इज नोन एज द ऑप्टिकल रेडिएशन, मेनली द ऑप्टिकल रेडिएशन, हैव द शॉर्टर वेवलेंथ। किसकी सबसे शॉर्टर वेवलेंथ अगर पूछते हैं, तो सबसे शॉर्टर वेवलेंथ किसकी आएगी, अल्ट्रावायलेट सी की, अल्ट्रावायलेट सी। तो अब अब मैंने आप लोगों को बताया था इसकी वेवलेंथ सबसे कम है, इसीलिए इट हैव द ग्रेटर एनर्जी। इसकी एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा होगी, ग्रेटर एनर्जी होगी इसकी, ठीक है, इसीलिए डैमेज सबसे ज्यादा करेगा।
सो इट कॉजेज द मोर डैमेज करेगा। ठीक है। उसके बाद देखो, अब एब्जॉर्प्शन की बात की डॉक्टर प्रिया ने, वो एब्जॉर्प्शन हम देख लेते हैं कि एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। मेनली अगर हम एब्जॉर्प्शन देखेंगे तो अल्ट्रावायलेट, अभी मैं नेक्स्ट पेज में आपको बताता हूँ। मेनली जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ती हैं, मेनली बी और सी रेडिएशन, मेनली बी और सी, यानी हमने जो देखा था इसमें ये वाली बी और सी, मतलब जो ज्यादा खतरनाक है ये वाली, ये दोनों रेडिएशन तो एब्जॉर्ब हो जाती हैं किससे? इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द स्क्लेरा, स्क्लेरा से एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, मेनली स्क्लेरा से एब्जॉर्ब हो जाती है बी और सी एब्जॉर्ब हो जाती है बाय द स्क्लेरा। ठीक है। और ए जो रेडिएशन है वो सीधी आती है, वो एब्जॉर्ब होती है बाय द लेंस। ए जो है अल्ट्रा वायलेट, ए रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है बाय द लेंस, लेंस के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है। तो हमारी तीनों रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गई, बी और सी स्क्लेरा, तो इस पे क्वेश्चन अलग से बनता है। ए जो है वो लेंस से एब्जॉर्ब होती है। तो देखो, जहां पे 3 पॉइंट आए ना, वहां पे एमसीक्यू, पोटेंशियल एमसीक्यू बनने के चांसेस होता है। ठीक है। तो यहाँ पे भी 3 पॉइंट आ रहे हैं, वो यहाँ पे कंफ्यूज कर देंगे आपको। ए जो है वो एब्जॉर्ब होती है स्क्लेरा से, बी और सी वो आपको कंफ्यूज कर देंगे, वो होती है कॉर्निया से। तो आपने याद रखना है, स्क्लेरा से बी और सी आता है और ए से आएगा कॉर्निया। ऐसे याद करें, कॉर्निया। ए फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक है, तो ये याद रखना है। सॉरी, कॉर्निया से एक्चुअली नहीं होता है कुछ भी, लेंस से होता है, तो लेंस याद रखेंगे यहाँ पे। कॉर्निया से पास करेगी लेंस में, तो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है कौन? लेंस। ठीक है, लेंस रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमारे जो रेटिना है उस पे कौन सी रेज पड़ी, मुझे बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कौन सी रेज पड़ी यहाँ पे? बी सी भी एब्जॉर्ब हो गई बाय द स्क्लेरा, ए भी एब्जॉर्ब हो गई बाय द लेंस। तो मेनली कौन सी रेडिएशन यहाँ पे पड़ रही है रेटिना पे, तो बताएगा? एक तो विजिबल और एक इंफ्रारेड ए। इंफ्रारेड, वेरी गुड। याद, अब बचा कौन? विजिबल बचा और इंफ्रारेड बचा, बाकी एब्जॉर्ब हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। तो मेनली जो फंक्शन होगा आई में, वो या तो विजिबल के द्वारा होगा या इंफ्रारेड रेडिएशन के द्वारा होगा। तो यहाँ पे दे मेनली पास थ्रू दी ओकुलर मीडिया, ये मेनली ओकुलर मीडिया से पास करेंगी। दे मेनली पास थ्रू दी ओकुलर मीडिया, थ्रू दी ओकुलर मीडिया। ठीक है, ओकुलर मीडिया से पास करेंगी, ओकुलर मीडिया से, और फॉल करेंगी ऑन दी रेटिना, एंड फॉल ऑन दी रेटिना, ऑन दी रेटिना, रेटिना पे फॉल करेंगे। ठीक है। अब देखो, ये जब फॉल कर रही है विजिबल लाइट और नियर इंफ्रारेड लाइट, तो विजिबल लाइट क्या करेगी? विजिबल वेवलेंथ ऑफ लाइट है, वो क्या करेगी? वो स्टिमुलेट करेगी रेटिनल फोटो रिसेप्टर को। ठीक है, हमें पता है मेनली विजिबल लाइट जो है वही विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल, विजुअल एक्विटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो विजिबल लाइट क्या करेगी? ये स्टिमुलेट करेगी फोटो रिसेप्टर को, इट स्टिमुलेट फोटो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगी। और वो स्टिमुलेशन के बाद इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसेशन ऑफ लाइट, ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सेंसेशन ऑफ लाइट। ठीक है। अब देखो, दूसरी रेडिएशन कौन सी थी? इंफ्रारेड। ठीक है, नियर इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो भी पास कर रही है यहाँ से, मैंने बताया आप लोगों को। तो ये मेनली क्या करेगी? मेनली थर्मल इफेक्ट दिखाती है रेटिना में, इट मेनली कॉजेज द थर्मल इफेक्ट ऑन द रेटिना, थर्मल इफेक्ट ऑन द रेटिना। अब मुझे कोई बताएगा, ये थर्मल इफेक्ट ऑन द रेटिना कोई हम क्लिनिकल यूज करते हैं इसका? एनीबडी? कोई क्लिनिकल यूज है इसका, थर्मल इफेक्ट ऑन द रेटिना ऑफ दिस इंफ्रारेड रेडिएशन? फोटोकोएगुलेशन। फोटोकोगुलेशन वो तो एक एनर्जी हो गई, दैट इज नॉट अ इंफ्रारेड। इंफ्रारेड का भी होता है, मेनली हम इंफ्रारेड को यूज करते हैं, मैंने बताया थर्मल इफेक्ट हम यूज कर रहे हैं। फोटोकोगुलेशन भी एक टाइप का थर्मल है, लेकिन दैट इज फॉर बर्न। इसमें हम मेनली यूज करते हैं ट्रांसपिपुलरी थर्मोथेरेपी, आप लोगों ने सुना है? हैव यू लिसन दिस टर्म, ट्रांसपिपुलरी थर्मोथेरेपी? यस। ठीक है। यस। उसमें क्या हो जाता है, जब भी फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाए, जैसे CSCR है, ठीक है, सीरस RD है, उसमें क्या करते हैं हम? ट्रांसपिपुलरी थर्मोथेरेपी दे के, क्योंकि इसका थर्मल इफेक्ट है। तो जैसे धूप में कपड़े सुखाते हैं ना, उसका थर्मल इफेक्ट आता है तो उसकी वजह से सूख जाता है, वैसे ही हम इसे ट्रांसपिपुलरी थर्मोथेरेपी में क्या करते हैं, यहाँ पे रेडिएशन, हीट रेडिएशन दे के इसको पूरे जो भी फ्लूइड है उसको इवेपोरेट कराने की कोशिश करते हैं, इसको इवेपोरेट कराने की कोशिश करते हैं, और इसको एब्जॉर्ब कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो वो यूज हम करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन का इन द थर्मोथेरेपी, ट्रांसप्यूपिलरी थर्मोथेरेपी। ठीक है। लेकिन
क्या होता है, यही जो इंफ्रारेड रेडिएशन अगर एक्सेस अमाउंट में हमारी आई में फोकस हो गई, फोकसिंग ये भी फोकस कर रहा है, ये भी फोकस कर रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, अगर बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ लाइट आती है, एक्सेस अमाउंट ऑफ लाइट आती है, तो वो क्या करेगी, डैमेज कर देगी रेटिना में, ठीक है। इफ देर इज मोर और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन फॉलिंग और फोकसिंग ऑन द रेटिना, देन दे कॉजेज द रेटिनल डैमेज, ठीक है। एक्सेसिव अगर अमाउंट में आती है, ये एक्सेसिव अमाउंट में आती है, देन इट कॉजेज द रेटिनल डैमेज, ये रेटिनल डैमेज कॉज कराएगी, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, अगर रेटिनल डैमेज होता है बाय द इंफ्रारेड रेडिएशन, एनीबडी, इसका एक स्पेसिफिक नाम है और इसको स्पेसिफिकली आईसीयू एग्जाम में पूछते हैं, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग इट हियर। कोई बताएगा, अगर लिप्स डैमेज बर्न। होता है इसकी वजह से तो उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द एक्लिप्स बर्न, लिप्स बर्न। ठीक है, एक्लिप्स बर्न। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर आईसीयू एग्जाम, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा। टीटी क्या है? हैं, टीटीटी क्या है? यू आर नॉट ऑडिबल, व्हाट यू आर टेलिंग। टीटीटी क्या है? थर्मल इफेक्ट ऑफ द रेटिना इज यूज्ड। ट्रांसपिपलरी थर्मोथेरेपी, ये जो इफेक्ट है, क्लीन इंफ्रारेड रेडिएशन कॉजेज द थर्मल इफेक्ट ऑन द रेटिना, ठीक है। तो ये वाला इफेक्ट हम क्या करते हैं क्लिनिकली जो यूज करते हैं, वो यूज करते हैं इन द ट्रांसपिपलरी थर्मोथेरेपी। इसमें हम क्या कोशिश करते हैं, जो भी फ्लूइड एक्यूमुलेट, जैसे सीएससीआर हो गया, एक्सुडेटिव आरडी हो गया, उसमें क्या करते हैं हम, माइल्ड एक्सुडेटिव आरडी, उसमें हम कोशिश करते हैं जो भी फ्लूइड है उसको एब्जॉर्ब कराने का, इवेपोरेट कराने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बताया धूप में हम कपड़े सुखाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें जो भी कपड़े में वो है एक्यूमुलेटेड है, जो भी वाटर, वो इवेपोरेट हो जाता है। सेम वही टेक्निक हम ट्रांसपिपलरी थर्मोथेरेपी में यूज करते हैं, ठीक है। एक इसका एक इफेक्ट है लाइट का, जो हम यूज करने की, थेरापेटिक यूज करने की कोशिश करते हैं क्लिनिकली। तो दिस इज अबाउट दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो, देन यू कैन आस्क, इज देयर एनी प्रॉब्लम टू दिस। नो सर। नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देन आई कैन नो कि हाँ आप लोगों को समझ आया या नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कौन पढ़ेगा, हु विल टेक दिस क्वेश्चन, रवीश यू कैन टेक दिस क्वेश्चन, So रवीश आर with यू regard to optical radiation, the हम्म, which of the following is true? Number one, the wavelengths of visible light lie between 400 to 780 nanometers. This is right. वेरी Ultraviolet A has a फोर shorter हंड्रेड टू wavelength सेवन, than ultraviolet C. No, sir. It has a larger wavelength. The shorter the wavelength, the higher the energy of an individual quanta. So this is also right. The human lens is better at absorbing shorter than longer wavelengths. Uh, no, sir. It absorbs longer wavelengths. ओके, UVA is absorbed, but UVB and C are absorbed by the sclera. And third, eclipse burn is caused by infrared radiation. Yes, sir, this is also right. वेरी गुड। तो डॉक्टर प्रिया, कैन यू टेल मी डी इज ट्रू और फॉल्स। सर ट्रू है। ट्रू है, शॉर्टर वेव, वी हैव सीन ना सर अल्ट्रावायलेट मतलब रेडिएशन। मतलब सर यूवी ए एब्जॉर्ब कर रहा है तो यूवी ए तो मतलब यूवी रेडिएशन हैव शॉर्टर वेवलेंथ और लॉन्गर वेवलेंथ, लॉन्ग मतलब शॉर्ट वेवलेंथ तो सर शॉर्ट ही है ना, शॉर्टर वेवलेंथ, अगर हम वेरी गुड। पूरे इंफ्रारेड में। हाँ देखो, अब यहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंट आप लोगों को यहाँ पे ट्रिक है, वो याद रखनी है। इसने यहाँ पे शॉर्टर और लॉन्गर वेवलेंथ पे कंपैरिजन किया है, ना कि इन बिटवीन यूवी रेडिएशन में कंपैरिजन किया है। और हो सकता है नेक्स्ट आईसीयू एग्जाम में क्या करे, वो इन बिटवीन यूवी रेडिएशन का कंपेयर कर दे कि इट, हाँ, इन बिटवीन द यूवी रेडिएशन अगर ये कंपेयर करता है, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली ये रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसने शॉर्टर और लॉन्गर वेवलेंथ यानी इंफ्रारेड और यूवी रेडिएशन के बीच में कंपेयर किया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, रवीश। नहीं सर, बट जो स्लेरा है बेसिकली, वो इससे शॉर्टर वेवलेंथ भी एब्जॉर्ब करता है, इससे लॉन्गर वेवलेंथ भी एब्जॉर्ब करता है। नहीं नहीं तो नहीं मैं नहीं नहीं नहीं, कंपैरिजन तुमने वो कैसे सुना जस्टिफाई नहीं, करें किस नहीं वजह नहीं से? नहीं, जो स्क्लेरा और कॉर्निया मैंने बताया था वो क्या एब्जॉर्ब करता है, कौन सी यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, यूवी बी एंड सी। बी और सी। और जबकि हाँ। लेंस जो है वो क्या एब्जॉर्ब करता है, इट मेनली एब्जॉर्ब यूवी ए, हाँ। है। बचा हमारे पास क्या, जी सर। विजुअल रेडिएशन और इंफ्रारेड रेडिएशन, जो कि पास करता है हमारे ओकुलर मीडिया से, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजुअल फंक्शन, और जो भी थर्मल इफेक्ट है उसके लिए।
तो यहाँ पे जो कंपेयर किया है वो कंपेयर किया है शॉर्टर एंड लॉन्गर वेवलेंथ, यानी दीज हैव द लॉन्गर वेवलेंथ, दीज हैव द शॉर्टर वेवलेंथ। तो इसमें इन्होंने यहाँ पे कंपेयर किया है, इन 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 बिटवीन द यूवी रेडिएशन के बीच में कंपेयर नहीं किया है। तो लेंस जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, लॉन्गर को नहीं करता, इनको नहीं कर रहा है लेंस ऑब्जर्व। समझ आ यार रही है बात? इंफ्रारेड बी और सी कौन अब्जॉर्ब करता है? अरे भाई ये वो भी इंफ्रारेड तो बी और स्क्लेरा सी अब्जॉर्ब नहीं है करता है ये ना। है। वो भी तो स्क्लेरा अब्जॉर्ब करता है, इंफ्रारेड बी और सी। इंफ्रारेड बी और सी एब्जॉर्ब करेगा तो जाएगा ये यहाँ पे कैसे जाएगा, इसमें रेटिना पे कैसे फॉल करेगा? वहां पे तो सिर्फ इंफ्रारेड ए जाता है ना, नियर विजिबल इंफ्रारेड जाता है ना। इंफ्रारेड ए बी सी तीनों जाता है, मैंने केवल बी और सी इसकी यूवी रेडिएशन की बात की है। ठीक है। ठीक है। हमारी जो हम्म। शॉर्टर वेवलेंथ है दे आर मोर हार्मफुल फॉर द रेटिना। ठीक है, लॉन्गर वेवलेंथ देखो यहाँ पे ऐसे समझना है आपने, जितनी वेवलेंथ लॉन्ग होगी उतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ये एक ऐसी फंडा मैं बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये फंडा हम कहाँ यूज करते हैं, ओसीटी का प्रिंसिपल अगर आप देखेंगे, जितनी वेवलेंथ हाइयर होगी उतना डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन अच्छा होगा। मैंने ओसीटी पढ़ाया था तब भी बताया था, यानी उतना ज्यादा अंदर डेप्थ में पेनिट्रेट करेगी। जितनी शॉर्टर वेवलेंथ होगी उतनी डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कम होगी। ऐसी अगर हम एचडी ओसीटी की बात करते हैं और स्पेक्ट्रल डोमेन ओसीटी की बात करते हैं और एनहांस डेप्थ ओसीटी की बात करें, तो वेवलेंथ किसकी ज्यादा, किसमें ज्यादा यूज करते हैं हम, एनहांस डेप्थ ओसीटी में या फिर स्पेक्ट्रल डोमेन ओसीटी में? एनहांस्ड। एनहांस डेप्थ में। तो हमेशा ये याद रखना है, वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन होगा, ये मैंने ओसीटी में भी बताया था। ठीक है। तो मेनली जो पेनिट्रेशन ज्यादा होता है वो विजुअल फंक्शन का और सॉरी जो विजुअल रेडिएशन है उसका होता है और इंफ्रारेड रेडिएशन का होता है। जो शॉर्टर वेवलेंथ है वो ज्यादा ट्रेवल नहीं करती हैं, वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं या तो स्क्लेरा के द्वारा, और ये अच्छा भी है। अगर ये ट्रेवल कर गई तो ये क्या करेंगी, डैमेज कराएंगी रेटिना में। ठीक है, इसीलिए इनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है लेंस में और हमारे इसमें स्क्लेरा में। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। इसके बाद देखें, ये भी ट्रू है, शॉर्टर वेवलेंथ द हाइयर द एनर्जी। तो हमने ये देखा था जितनी वेवलेंथ शॉर्ट होगी, यानी वेवलेंथ इजुगल टू न्यू इजुगल टू, अगर फ्रीक्वेंसी देखें, एनर्जी अगर हम देखें, एच सी बाई लेमडा होता है, एच सी बाई लेमडा होता है। तो वेवलेंथ जितनी छोटी होगी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, ये हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ था। यहाँ पे ये याद रखना है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, और एग्जाम में पूछा जाता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, बी वाला में क्या था, यूवी ए हैज अ शॉर्टर वेवलेंथ देन, देखो ये मैंने बताया आप लोगों को, इसमें ट्रिक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। सी बी ए ऐसे करके आपने लिख देना है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए। सबसे ज्यादा वेवलेंथ ए की, देन बी की, देन सी की। अब देख लो यहाँ पे यूवी ए है शॉर्टर वेवलेंथ देन द यूवी सी, ये गलत है। इसकी वेवलेंथ ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, तो दिस इज फॉल्स। और ये तो हमने डिस्कस किया ही था, 400 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर, दिस इज ट्रू। तो ये आप लोगों ने याद रखना है रिलेटेड टू द दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो देन यू कैन, इज देयर एनी डाउट अप टू दिस? यस और नो? Yes. नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द कलर विजन। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि आपने इसको एज ए होमवर्क दिया था मैंने आप लोगों को पढ़ने के लिए। तो ये डिस्कशन होगा, यानी इसको डिटेल में मैं डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन इसमें जो भी क्वेश्चन आईसीयू एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट होंगे वो हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और क्या क्या आप लोगों को पता है उसको हम करेक्ट करेंगे। ठीक है। तो मेनली कलर विजन आता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं तो उसमें मेनली कलर आता क्यों है, वाई विल परसीव दिस कलर इन इन एनी ऑब्जेक्ट। क्यों परसीव करते हैं हम कोई भी कलर किसी भी ऑब्जेक्ट में? एक तो हमारी आई में कौन से होते हैं जो जिसमें कलर पिगमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से, और कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक एंड व्हाइट होगा या कलर्ड होगा ये किस पे डिपेंड करता है मुझे बताओ, किस चीज पे डिपेंड करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का कलर जो है वो हमें परसीव होगा या फिर ब्लैक एंड व्हाइट परसीव होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक एंड व्हाइट होगा या वो कलर्ड? देश कितनी जो इस पे लाइट फॉल कर रही है वो कितना उसकी वेवलेंथ को एमिट कर रहा है। हाँ वेरी गुड, इट डिपेंड्स, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ इमिटेड। या तो वेवलेंथ उससे कोई इमिट हो रही है जो हमारी आई में जाके हमारे जो कॉन्स हैं उसको स्टिमुलेट कर रही है, तो इट डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ इमिटेड बाय द लाइट बाय द ऑब्जेक्ट।
और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट, या तो कोई वेवलेंथ रिफ्लेक्ट कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट से या इमिट हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट से, तो फिर वो कलर हमें वहां दिखाई देता है। आइदर इट इज इमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट और रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वो यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना, कभी कभी ये डेफिनेशन में दे देते हैं, ठीक है। अब देखो कलर विजन मैंने आप लोगों को बताया था कि उसमें कलर विजन जो हमारे कोन्स होते हैं, फोटो रिसेप्टर रहते हैं, कोन्स रहते हैं, वो तीन टाइप के कोन्स होते हैं जो प्राइमरी कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। प्राइमरी कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मेनली तीन टाइप के कोन्स होते हैं। उसमें अगर हम देखें, ब्लू कोन्स होते हैं, ब्लू पिगमेंट कंटेनिंग कोन्स होते हैं, ग्रीन और रेड, ठीक है। ये शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं, ये मीडियम वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं ग्रीन वाले, और लॉन्ग वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेड वाले, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है आपके आईसीयू पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तो टोटली मैंने डिटेल आपको समझाई हुई है थ्योरी लेक्चर में, लेकिन आईसीयू पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या याद रखना है, इस इसकी जो शॉर्टर वेवलेंथ कौन सेंसिटिव जो कौन हैं, उनकी वेवलेंथ कितनी होगी, ठीक है। इनकी वेवलेंथ कितनी होगी ये आप लोगों को पता होना चाहिए। दिस इज अराउंड द 440 टू 550 नैनोमीटर, ठीक है। इसके बारे में वो लोग पूछ सकते हैं। उसके बाद मीडियम वेवलेंथ सेंसिटिव कौन जो रहते हैं, इसमें ब्लू ग्रीन पिगमेंट्स होता है, इसमें ब्लू पिगमेंट्स रहेगा, इनमें ब्लू पिगमेंट्स होगा, तो जो ब्लू कलर की स्मॉल वेवलेंथ की जो लाइट होगी उससे सेंसिटिव होगा। जो मीडियम वेवलेंथ का है, 535 नैनोमीटर, 535 नैनोमीटर से 550 नैनोमीटर के आसपास इसकी वेवलेंथ होगी, इस सेंसिटिव होगा इतनी वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए। और लॉन्ग वेवलेंथ सेंसिटिव 570 से लेके 590 के आसपास, इतनी नैनोमीटर। अब देखो ये लगता है इतना डिफिकल्ट है याद रखना, लेकिन आपको छोटा सा याद, अगर देखो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप स्टिक रहो तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। यहाँ देखो 440 से 550 है, यानी यहाँ पे पैटर्न देखो, जहां पे भी आपको याद ना हो रहा पैटर्न देखो, 440 से 550 एक पैटर्न आपको मिल जाएगा यहाँ पे, 40 50, ठीक है। 100 का डिफरेंस है, 40 और 50 है बस। उसके बाद देखो इसमें अगर आप देखोगे, ये भी देखो 550 तक है, ये भी 550 तक है, इसमें 100 का डिफरेंस है और इसमें मात्र 15 का डिफरेंस है, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है, 570 से 590, तो 70 से 90 अगर आप देखोगे तो ये अराउंड कितना 20 का डिफरेंस है, इसमें 15 का डिफरेंस है, इसमें 20 का डिफरेंस है, इसमें 100 का डिफरेंस है। यानी हम ओवरऑल देखें तो कितना कर सकते हैं इसे, 400 से 450 से 550, इसको ऑन एन एवरेज हम कर सकते हैं 550 से 570, और इसको 570 से 590, मतलब याद रखने के लिए, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा, लेकिन मेनली आपने ऐसे याद रख सकते हो इनकी वेवलेंथ को, ठीक है। बाकी आपसे एग्जैक्ट कोई नहीं पूछता है, आपको पता होना चाहिए। वैसे वो नहीं बताएगा आपको शॉर्टर वेवलेंथ कौन सेंसिटिव होते हैं, मीडियम कौन से होते हैं। यू शुड नो कि ब्लू वेवलेंथ सेंसिटिव जो कौन होंगे उनकी वेवलेंथ कम होगी, या ग्रीन वाले वेवलेंथ सेंसिटिव जो होंगे उनकी, सॉरी ग्रीन, ग्रीन वाले कौन से होंगे उनकी वेवलेंथ, और रेड वाले। आपको एटलीस्ट इनके बीच में कंपैरिजन तो पता हो किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी और किसकी वेवलेंथ कम होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने याद रखना, रेड वेवलेंथ जो होगी लाइट की उसकी सबसे ज्यादा होगी वेवलेंथ, कौन सबसे ज्यादा सेंसिटिव होंगे, रेड वाले कौन, ग्रीन वाले उससे मीडियम साइज की वेवलेंथ के लिए, ब्लू वाले सबसे कम वेवलेंथ के लिए, ठीक है। अब देखो ये फिनोमेना कहाँ यूज होती है, कोई मुझे बताएगा, ब्लू ग्रीन रेड, any in FFA, any concept of optics will use this phenomena of this blue green red, anybody, कहाँ क्लिनिकली हम कहाँ यूज करते हैं इस कंसेप्ट को, कलर FFA विजन, and ICG. कलर विजन में तो करते ही कलर करते हैं, विजन, कलर विजन तो हम पढ़ कंट्रास्ट, ही रहे हैं, इसके अलावा और कोई किसी। ऑप्टिक नर्व पैथोलॉजी, रेटिनल पैथोलॉजी। हाँ वेरी गुड, ये स्पेशली मैं इस स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूँ आपसे, ब्लू ग्रीन और रेड, क्लिनिकली इनको तीनों को कंपेरिजन करवा रहा हूँ मैं। इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, फिर इसकी है, फिर इसकी है। Is there any phenomena in which light is focusing on the retina, before the retina and after the retina? Is there any specific? Hypermetropia. है, क्रोमेटिक एबिरेशन सर विल, डिओक्रोम तो टेस्ट। हाँ वेरी गुड, डुओक्रोम टेस्ट में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। यानी क्रोमेटिक एबिरेशन, जो भी क्रोमेटिक एबिरेशंस होती हैं उस फिनोमिना को हम यूज करते हैं किसमें, डुओक्रोम टेस्ट में,
क्रोमेटिक एब्यूरेशन जो है क्लिनिकली हम इसको कहाँ यूज करते हैं, डुओक्रोम टेस्ट में, ठीक है। और ये जो डुओक्रोम टेस्ट है, इसमें क्या करते हैं हम, मेनली रिफाइनमेंट ऑफ द स्फेरिकल लेंस। इसमें हम क्यों यूज करते हैं, मेनली रिफाइनमेंट ऑफ स्फेरिकल लेंस, ठीक है। स्फेरिकल लेंस को रिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि रेड जो होगी वो रेटिना के पीछे फोकस करेगी, रेड वेवलेंथ ऑफ लाइट। ग्रीन वाली ऑन दी रेटिना होगी, ब्लू वाली बिफोर दी रेटिना होगी। यहाँ तक समझ आ रहा है सबको? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस और नो? यस और नो? यस सर। अब देखो, यहाँ पे आपने, देखो डिटेल में मैंने थ्योरी लेक्चर में बताया हुआ है, आप लोग वहां से थ्योरी लेक्चर देख सकते हैं कि इसमें कौन कितनी थ्योरीज होती हैं। मुझे कोई नाम बताएगा, डिटेल में मैं थ्योरीज डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि इसको डिटेल में मैंने डिस्कस किया हुआ है अपने थ्योरी लेक्चर में, वहां आप लोगों ने देखना है। मुझे बस नाम बता दो, व्हाट आर द थ्री मीन्स ऑफ दिस ट्राइक्रोमेटिक थ्योरीज ऑफ कलर विजन? ट्राई ट्राइक्रोमेटिक। वेरी गुड, ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी। ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी, इसके बारे में डिटेल में आपने थ्योरी लेक्चर में जाके पढ़ना है। व्हाट एल्स? व्हाट इज अदर? डोनर डोनर थियरी ओपोनेंट थ्योरी, वेरी गुड। जोनल व्हाट इज द थर्ड वन? डोनर जोनल जोन थ्योरी, वेरी गुड, ठीक है, जोन थ्योरी। अब देखो, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जहां पे 3 पॉइंट आ जाए ना, वो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो दे कैन गिव यू द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, ऑल आर द कलर विजन थ्योरी एक्सेप्ट, तो वो कोई भी नाम दे देंगे, तो उसके उससे रिलेटेड आपने देखना है कि कौन सा वो नहीं है, थ्योरी नहीं है, कौन सी थ्योरी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है इस कलर विजन की। तो इनके भी बारे में डिटेल में मैंने थ्योरी लेक्चर में बताया हुआ है, यू कैन गो एंड सी दैट लेक्चर, ठीक है। अब देखो, मेनली ये तो हो गया कलर विजन हमें परसीव कैसे होता है, कितने टाइप के होते हैं, और कौन कौन से वेवलेंथ, कौन जो है वो, कौन कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं, वो हमने देखा। अभी हम देखते हैं एनोमली, इसमें डिफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं जो कलर विजन है, वो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आईसीयू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो टर्म है जो आपने याद रखने बहुत जरूरी हैं। एक तो होता है एनोपिया, वन वन टर्म इज द एनोपिया, ठीक है। और अदर टर्म इज द एनोमली, एनोमली। अब मुझे कोई बताएगा, जैसे मैं ब्लू कोन्स की बात कर रहा हूँ, तो अगर इसका कंप्लीट विजन डिफेक्ट है, ब्लू कलर विजन डिफेक्ट है पेशेंट को, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अनोपिया इट इज नोन एज अनोपिया एनोपिया। विच एनोपिया? ब्लू कलर विद द ट्राइटेन ट्राइटेनोपिया, वेरी गुड, ठीक है, इसे हम बोलेंगे ट्राइटेनोपिया, ट्राइटेनोपिया, ठीक है। ग्रीन के लिए क्या टर्म यूज करते हैं? ग्रीन विल बी ड्यूटेरो, ड्यूट्रान ड्यूटेरो, हाँ ड्यूटेरा, ठीक है। और रेड के लिए प्रोटॉन प्रोटा, वेरी गुड, ठीक है। अगर कंप्लीट विजन डिफेक्ट है, यानी कंप्लीट पिगमेंट एब्सेंट है किसी भी इसमें, अगर एब्सेंट है कंप्लीट पिगमेंटेशन, पिगमेंट जो कोन्स के अंदर जो पिगमेंट्स है वो कंप्लीट एब्सेंस है, तो हम उसे बोलेंगे, एब्सेंस है तो उसे हम बोलेंगे एनोपिया। तो इसके आगे ट्राइटेनोपिया, इसके आगे ड्यूटेरिनोपिया, और ये प्रोटानोपिया, ठीक है। अगर शिफ्टिंग है, देखो आपको कई जगह टर्म मिलेगा शिफ्टिंग। शिफ्टिंग का मतलब ये है कि अगर विजन में अगर पिगमेंट्स में वो है, डिफिशियंसी है, मतलब कंप्लीटली डिफेक्ट नहीं है, डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी है, यानी जो डेफिशिएंसी है, यानी जो कलर विजन है, जो पिगमेंट्स हैं कलर विजन से रिलेटेड, कलर जो भी कलर्ड पिगमेंट है वो कंप्लीट नहीं है, उसमें पार्शियल डेफिशिएंसी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनोमली। या फिर कलर जो है वहां पे पेशेंट को डी से जो कलर का सेचुरेशन है वो सही से परसीव नहीं होता है इसमें, एनोमली में, उसको हम बोलते हैं एनोमली। तो अगर ब्लू कलर में डेफिशिएंसी है तो उसे बोलते हैं, देखो डिफेक्ट का मतलब पूरा चला गया, डेफिशिएंसी का मतलब पार्शियली डिफेक्ट है, ठीक है। तो ट्राइटन नॉर्मली, ड्यूटेरा नॉर्मली और प्रोटा नॉर्मली, ये दो टाइप के डिफेक्ट हैं ओवरऑल। अब देखो आईसीयू में कैसे खेल चलेगा, वहां पे खेल ऐसे चलेगा कि सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा है, इज इट एनोमली और एनोपिया? एनोमली ज्यादा कॉमन है या एनोपिया ज्यादा कॉमन है? नॉर्मली। एनोमली, वेरी गुड। ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि आपसे पूछा जाए ड्यूटेरानोमली इज मोर कॉमन देन द ड्यूटेरानोपिया, तो ड्यूटर या इट इज ट्रू स्टेटमेंट। अगर आपसे बोला जाए प्रोटानोपिया इज मोर कॉमन देन द प्रोटानोमली, तो ये फॉल्स है, ठीक है। हमेशा याद रखना, एनोमली इज मोर कॉमन देन द एनोपिया, ये आपसे आईसीयू क्वेश्चन बनता है यहाँ पे।
ठीक है। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे मैंने बताया, ये अलग अलग नहीं होते हैं, ये कंबाइंड कभी कभी चलते हैं। जैसे रेड और ग्रीन आपस में रेड ग्रीन डिफेक्ट होता है, ठीक है, रेड ग्रीन, ठीक है, ये डिफेक्ट होता है कभी कभी। कभी कभी ब्लू का अलग से डिफेक्ट होता है, तो ब्लू येलो डिफेक्ट होता है या ब्लू का डिफेक्ट होता है। मेनली ये दोनों साथ साथ चलते हैं, रेड ग्रीन डिफेक्ट और ब्लू। प्लीज प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हु इज दैट? प्लीज म्यूट योरसेल्फ। वीके, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अब बोल दो प्रॉब्लम है मैम, अब रिटायर हो जाओ, बस उम्र हो वीके, गया। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एनोमली इज मोर इम्पोर्टेंट। अब आपसे पूछा जाता है इनहेरिटेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन तो ये बन गया, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। एनोमली इज मोर मोर कॉमन देन द एनोपिया। एनोमली इज मोर कॉमन देन द एनोपिया, ठीक है, एनोपिया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है एग्जाम में इनहेरिटेंस के ऊपर, इनहेरिटेंस के ऊपर, ठीक है। तो एंड दिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन दिस। आपसे पूछा जाता है जो रेड ग्रीन कलर डिफेक्ट है, ये इसका क्या इनहेरिटेंस है, कोई बताएगा? जो रेड ग्रीन कलर पिगमेंट जीन है वो एक्स कहाँ पे लिंक, प्रेजेंट रहते हैं? एक्स लिंक। एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम। तो देखो इसको कैसे और याद रखोगे, रेड को ऐसे बनाओ, ग्रीन को ऐसे बनाओ, एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। जैसे हम सिग्नल देखते हैं ना, सिग्नल देखते हैं तो उसमें रेड आएगा तो ग्रीन ऑफ हो जाएगा, ग्रीन आएगा तो रेड ऑफ हो जाएगा। तो उससे याद रखना है एक दूसरे के अपोजिट काम करेंगे, एक्स की तरह काम करेंगे, तो एक्स क्रोमोसोम पे ये एक्ट करता है। जबकि ब्लू पिगमेंटेड कौन जो है, जो ब्लू पिगमेंटेड जीन है, ब्लू पिगमेंट जो जीन है वो कहाँ पे आपको प्रेजेंट रहता है? दिस जीन सेवंथ इज क्रोमोसोम। प्रेजेंट ऑन सेवंथ क्रोमोसोम, सेवंथ क्रोमोसोम, ठीक है। तो सेवन, जैसे हम लोग अपने पीजी टाइम में याद रख लेते थे कि 7 7 डेज होते हैं एक वीक में, उसी के अकॉर्डिंग देखो एनोलॉगी आप कुछ भी बना सकते हो। अब वो इसी में कंफ्यूज करेंगे, 7 8, इससे पहले 6 7 8 9 दे देंगे ऑप्शन। तो आपको पता है कि हाँ 7 डेज होते हैं एक वीक में, इससे एनोलॉगी बन गई कि हाँ 7 इसका क्रोमोसोम रहता है, ठीक है, अदरवाइज कंफ्यूज होता है, ठीक है। उसके बाद देखो अधिकतर जो कॉमनेस्ट होता है, अगर मैं रेड ग्रीन की बात करूं, तो मैंने बताया आप लोगों को एनोमली इज मोर कॉमन देन द एनोपिया, एनोमली इज मोर कॉमन देन द एनोपिया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एनोमली में भी रेड एनोमली इज मोर कॉमन देन, और मोर कॉमन, और ग्रीन एनोमली इज मोर कॉमन ग्रीन, है, ग्रीन से। ग्रीन, वेरी गुड, ठीक है। तो कॉमन, दिस इज ऑल्सो अ इम्पोर्टेंट आईसीओ क्वेश्चन, ठीक है। ग्रीन एनोमली इज मोर कॉमन देन द रेड, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। और ट्राइटन की बात अगर हम करें ब्लू वाला, तो दिस इज रेयर वन, ठीक है, ये बहुत कम होता है। ट्राइटन डिफेक्ट इज वेरी रेयर, ट्राइटन डिफेक्ट ये बहुत रेयर होता है। और अगर हम इसकी बात करें ग्रीन और रेड की, तो ग्रीन इज मोर कॉमन देन द रेड, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गए कौन कौन से कलर डिफेक्ट हो सकते हैं। अब मैंने बताया था आप लोगों को कि केवल हमने ये नहीं पढ़ना है, ऑप्टिक्स नहीं पढ़ना है, इसको क्लिनिकली भी रिलेट करना है। क्लिनिकली जब तक रिलेट नहीं करोगे ना, तब तक एसेंस नहीं समझ आएगा ये आईसीयू के ऑप्टिक्स का, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्लिनिकल कंडीशन कहाँ कौन कौन सी हैं जिसमें हम इसको यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कि जो कलर विजन डिफेक्ट होते हैं, उसमें मैं एक स्टेटमेंट आप लोगों को बता रहा हूँ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने याद रखनी है। और ये आईसीयू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेनली जो एक्वायर्ड ऑप्टिक नर्व डिसीज होती है उसमें कौन सा कलर विजन डिफेक्ट होता है, रेड ग्रीन या ब्लू येलो? रेड ग्रीन या ब्लू रेड येलो? ग्रीन, रेड ग्रीन, रेड वेरी एंड गुड, ग्रीन। ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ एक्सेप्शन भी हैं, और उसी जहां पे भी एक्सेप्शन होता है एमसीक्यू क्वेश्चन वहीं पे बनता है, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे? एक्सेप्शन ये है कि ग्लोकोमा में, ग्लोकोमा में और ऑटोसोमल डोमिनेंट ऑप्टिक न्यूरोपैथी में क्या कराता है, इट कॉजेज द ब्लू येलो। हालांकि ऑप्टिक नर्व में ही प्रॉब्लम हो रही है, बट इट कॉजेज द ब्लू येलो डेफिनेशन। यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। ऑल एक्वायर्ड, all acquired, all acquired optic nerve disease causes, optic nerve disease causes रेड ग्रीन डिफेक्ट, रेड ग्रीन डिफेक्ट कॉज कराता है, ठीक है। एक्सेप्ट, यहाँ पे एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, ठीक है। एक्सेप्ट, क्या क्या एक्सेप्शन है इसी पे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक है ग्लोकोमा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लोकोमा। और दूसरा ऑटोसोमल डोमिनेंट ऑप्टिक न्यूरोपैथी,
ठीक है। इसमें क्या आएगा, दिस इज ऑल्सो एन ऑप्टिक नर्व डिजीज बट इट कॉजेज द ब्लू येलो डिफेक्ट। ठीक है, इट कॉजेज द ब्लू येलो कलर विजन डिफेक्ट, ब्लू येलो कलर विजन डिफेक्ट। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा जाता है क्लिनिकली, कि रेटिनल जो डिसीज होती हैं उसमें मेनली कौन सा डिफेक्ट ज्यादा होता है, रेड ग्रीन का या ब्लू का? रेड ग्रीन का या ब्लू येलो का, किसका डिफेक्ट ज्यादा ब्लू होता है येलो, रेटिनल डिजीज है तो? ब्लू येलो। है ब्लू येलो, वेरी गुड। ठीक blue है, yellow लेकिन एक्सेप्शन इज ऑल्सो देयर। ठीक है, यहाँ भी एक्सेप्शन है, उसी एक्सेप्शन पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो हमने याद रखना है। क्या है यहाँ पे, एक्वायर्ड ऑल एक्वायर्ड रेटिनल डिसीजेज कॉजेज, रेटिनल डिसीजेज कॉजेज, ये क्या कॉज कराता है, ब्लू येलो डिफेक्ट, इट कॉजेज द ब्लू येलो डिफेक्ट, ब्लू येलो डिफेक्ट कॉज कराएगा। ठीक है, एक्सेप्ट एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, वो एक्सेप्शन आपने याद रखना है। मोस्टली कौन डिस्ट्रोफी अगर होती है, कौन डिस्ट्रोफी होती है, उसमें आपका रेड ग्रीन मिलता है, और स्टारगार्ड डिजीज में, स्टारगार्ड डिजीज में। ठीक है, दीज बोथ आर द रेटिनल डिजीज बट दे कॉज द रेड ग्रीन डिफेक्ट, रेड ग्रीन डिफेक्ट कॉज कराते हैं। एंड दीज टू स्टेटमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर आईसीयू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं होमवर्क के लिए दूंगा, दैट यू शुड नो कि क्या क्या डिफेक्ट हो सकते हैं और कैसे कैसे आपने इसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो ये तो ओवरऑल क्लिनिकली हमने कोरिलेट किया। अब कई बार इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंगली भी हमें पता होना चाहिए क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हम कराते हैं इसमें कलर विजन डिफेक्ट के लिए। हालांकि डिटेल में मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है, लेकिन कुछ कुछ जो आईसीयू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब बाकी आपने थ्योरी लेक्चर देखना है कि क्या क्या हम कलर विजन डिफेक्ट के लिए टेस्ट करते हैं। तो एक तो इम्पोर्टेंट है जो पूछा जाता है आईसीयू एग्जाम में, दैट इज फ्रांसफोर्ट मुंसल 100 यू टेस्ट। इसमें होता क्या है, अब देखो ये मैंने आप लोगों को पढ़ने के लिए बोला था, यहाँ पे मैं सारी चीजें बताऊंगा नहीं। मैं बहुत सारी क्वेश्चंस हम यहाँ पे कुछ डिस्कस, क्योंकि देखो मैंने आप लोगों को बोला था दीज आर द इंटरेक्टिव क्लासेस, इंटरेक्टिव क्लासेस हैं। जब तक आप पढ़ के नहीं आओगे यहाँ पे, आंसर नहीं करोगे ना, आपके दिमाग में नहीं जाएंगी चीजें। ठीक है, तो पढ़ के आओ, जो भी होमवर्क में दूं, और उसको यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछूं उसको उसका आंसर करो। ठीक है, तो विच प्रिंसिपल विल यूज हेयर इन फ्रांसोट मुंसल यूज टेस्ट, कौन सा प्रिंसिपल हम यूज करते हैं यहाँ पे, कोई बताएगा? स्पेक्ट्रोग्राफ। वेरी गुड, स्पेक्ट्रोग्राफी विल यूज द स्पेक्ट्रोग्राफिक टेस्ट, इट इज अ टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोग्राफिक टेस्ट। क्यों बोलते हैं हम इसको स्पेक्ट्रोग्राफिक टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे एक कोई कलर यूज नहीं हो रहा, पूरा स्पेक्ट्रम ऑफ कलर जितने भी पॉसिबल यूज हो सकते हैं इस पर्टिकुलर इसके कलर के, वो पूरा स्पेक्ट्रम यूज हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोग्राफिक टेस्ट। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, पूरा स्पेक्ट्रम क्यों यूज करते हैं, और यूज करते हैं तो इससे क्या स्पेशल बेनिफिट होगा मुझे बताओ, एज कंपेयर टू इसियारा जो मोस्ट कॉमनली यूज टेस्ट होता है इसियारा, उससे यहाँ पे क्या बेनिफिट है उसके कंपैरिजन में, हम इतना टीडीएस टेस्ट ये यूज कर रहे हैं एज कंपेयर टू इसियारा जो एकदम सिंपल है, तो बताएगा, वाई विल यूज दिस।